द इनविजिबल वेपन। नमस्कार दोस्तों, इन्वेस्टेड सारथी की एक्सक्लूसिव सीरीज युगांतर के तीसरे अध्याय में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। पिछले 2 एपिसोड्स में हमने दुनिया के बदलते हुए नक्शे और टेक्नोलॉजी की जंग को समझा, लेकिन आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो शायद सबसे ज्यादा व्यक्तिगत है। वो सीधे आपकी जेब, आपकी तिजोरी और आपके भविष्य से जुड़ा है। आज हम बात करेंगे पैसे की, लेकिन मैं यहां उस पैसे की बात नहीं कर रहा हूं जिससे आप सब्जी या राशन खरीदते हैं। मैं बात कर रहा हूं उस पैसे की जो दुनिया की सत्ताओं को बनाता और बिगाड़ता है। हम अक्सर सोचते हैं कि दुनिया में सबसे ताकतवर हथियार परमाणु बम या मिसाइलें हैं, लेकिन इतिहास गवाह है कि किसी देश को बर्बाद करने के लिए उस पर बम गिराने की जरूरत नहीं है। बस उसकी करेंसी, उसकी मुद्रा को बर्बाद कर दो, वो देश अपने आप घुटनों पर आ जाएगा। आज दुनिया में एक ऐसा युद्ध चल रहा है जिसमें गोलियां नहीं चल रही, लेकिन बड़े बड़े साम्राज्य हिल रहे हैं। ये युद्ध है करेंसी वॉर। डॉलर वर्सेस गोल्ड वर्सेस डिजिटल करेंसी। आज हम समझेंगे कि क्या अमेरिकी डॉलर का राज खत्म होने वाला है, क्यों दुनिया भर के सेंट्रल बैंक पागलों की तरह सोना खरीद रहे हैं, और क्या डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो भविष्य है या सरकार का एक और फंदा। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बुनियादी सवाल से। आपके पर्स में जो 500 का नोट है उसकी वैल्यू क्या है? क्या वो कागज का टुकड़ा है? नहीं, उसकी वैल्यू सिर्फ एक भरोसा है। उस पर गवर्नर के साइन हैं जो कहते हैं कि मैं धारक को 500 रुपये अदा करने का वचन देता हूं। लेकिन अगर कल को वो भरोसा टूट जाए तो वो नोट रद्दी है। पूरी दुनिया की फाइनेंशियल सिस्टम इसी एक शब्द भरोसे पर टिकी है, और पिछले 80 सालों से पूरी दुनिया का भरोसा सिर्फ एक ही करेंसी पर था, अमेरिकी डॉलर। दुनिया का 80% व्यापार डॉलर में होता है। तेल डॉलर में बिकता है, सोना डॉलर में बिकता है, यहां तक कि देशों का कर्ज भी डॉलर में होता है। अमेरिका के पास एक ऐसा विशेषाधिकार था जो इतिहास में किसी देश के पास नहीं था। वो कागज पर कुछ भी छाप सकता था और पूरी दुनिया उसे असली माल जैसे तेल, कारें और अनाज देने को तैयार थी। इसे एक्सॉर्बिटेंट प्रिविलेज कहा जाता है। भाग 2, डॉलर का हथियार बनना माइनस वेपनाइजेशन ऑफ करेंसी। लेकिन फरवरी 2022 में कुछ ऐसा हुआ जिसने इस भरोसे की नींव हिला दी। जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो अमेरिका और यूरोप ने अपनी सेना नहीं भेजी, उन्होंने एक बटन दबाया। उन्होंने रूस के $600 बिलियन जो विदेशी बैंकों में जमा थे उन्हें फ्रीज कर दिया। रूस अपना ही पैसा इस्तेमाल नहीं कर सकता था, उसे स्विफ्ट सिस्टम से बाहर निकाल दिया गया, जिससे वो दुनिया में किसी को पैसा भेज नहीं सकता था और न मंगा सकता था। ये इतिहास में पहली बार था जब डॉलर को इतनी नग्नता से एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। इस घटना ने पूरी दुनिया को, खासकर ग्लोबल साउथ यानी भारत, चीन, ब्राजील और अरब देशों को डरा दिया। हर देश के नेता ने सोचा कि आज रूस के साथ हुआ है, कल अगर हमारी अमेरिका से नहीं बनी तो हमारे साथ भी यही हो सकता है। हमारा पैसा हमारा नहीं है अगर वो अमेरिका के कंट्रोल वाले सिस्टम में पड़ा है। इसी डर ने जन्म दिया है डी-डॉलराइजेशन को, यानी डॉलर से पीछा छुड़ाने की मुहिम। अब देश कह रहे हैं कि हम आपस में अपनी करेंसी में व्यापार करेंगे। भारत ने यूएई के ₹7 और दिरहम में व्यापार शुरू किया है। चीन और रूस युआन में व्यापार कर रहे हैं। ब्रिक्स देश अपनी अलग करेंसी बनाने की बात कर रहे हैं। ये रातों रात नहीं होगा, डॉलर कल खत्म नहीं होगा, लेकिन उसकी बादशाहत पर पहली बार एक बड़ा सवालिया निशान लग गया है। भाग 3, सोने की वापसी माइनस द अल्टीमेट मनी। तो अब सवाल ये है कि अगर देशों को डॉलर पर भरोसा नहीं रहा तो वे किस पर भरोसा कर रहे हैं? वे उस चीज पर भरोसा कर रहे हैं जो पिछले 5000 सालों से पैसा है, जिसे कोई सरकार छाप नहीं सकती और जिसे कोई कंप्यूटर हैक नहीं कर सकता। वो है सोना, यानी गोल्ड। आप खबरों में शायद ध्यान न देते हों, लेकिन पिछले 2 सालों में दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स ने, चाहे वो चीन का बैंक हो, भारत का आरबीआई हो या तुर्की का बैंक हो, रिकॉर्ड तोड़ सोना खरीदा है। 1970 के बाद से सबसे ज्यादा। ये सेंट्रल बैंक बेवकूफ नहीं है। वे सोना इसलिए नहीं खरीद रहे कि उन्हें गहने बनवाने हैं। वे सोना इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि सोना ही एकमात्र ऐसा एसेट है जो किसी दूसरे की लायबिलिटी नहीं है। यानी अगर मेरे पास सोना है तो मुझे किसी और के वादे की जरूरत नहीं है कि इसकी वैल्यू है। डॉलर एक कर्ज का कागज है, सोना एक एसेट है। जब दुनिया में जियोपॉलिटिकल तनाव बढ़ता है, जब युद्ध होते हैं, जब करेंसी पर भरोसा कम होता है, तो दुनिया हमेशा सोने की तरफ भागती है। इसे हम सेफ हेवन कहते हैं। एक निवेशक के तौर पर आपको यह समझना होगा कि आपके पोर्टफोलियो में सोना सिर्फ शादी ब्याह के लिए नहीं, बल्कि एक इंश्योरेंस की तरह होना चाहिए। जब कागजी नोट जल रहे होंगे तब सोना ही आपको बचाएगा। भाग 4, फिएट करेंसी का जाल और इन्फ्लेशन। अब थोड़ा बात करते हैं इन्फ्लेशन यानी महंगाई की। हम अक्सर सोचते हैं कि महंगाई का मतलब है चीजों के दाम बढ़ना। दूध महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, लेकिन असली परिभाषा ये है कि चीजों के दाम नहीं बढ़ रहे,
आपके पैसे की वैल्यू गिर रही है। सरकारें, चाहे वो अमेरिका की हो या कोई और, अपने कर्ज को चुकाने के लिए और ज्यादा नोट छापती रहती हैं। इसे मनी प्रिंटिंग कहते हैं। जब सिस्टम में ज्यादा नोट आते हैं तो हर नोट की वैल्यू कम हो जाती है। पिछले 3 सालों में दुनिया में जितनी करेंसी छपी है उतनी शायद पिछले 100 सालों में नहीं छपी थी। यही कारण है कि आप देख रहे हैं कि शेयर बाजार, रियल एस्टेट और सोना सब ऊपर जा रहे हैं। ये एसेट की तेजी नहीं है, ये करेंसी की कमजोरी है। इसे एसेट प्राइस इन्फ्लेशन कहते हैं। जो अमीर हैं, जिनके पास एसेट हैं, वे और अमीर हो रहे हैं, और जो गरीब या मिडिल क्लास हैं, जो अपना पैसा कैश में या सेविंग्स अकाउंट में रखते हैं, वे और गरीब हो रहे हैं क्योंकि उनकी बचत की वैल्यू रोज कम हो रही है। एक निवेशक के लिए सबसे बड़ा सबक यह है, कैश इज ट्रैश। लंबी अवधि में कैश रखना सबसे बड़ा रिस्क है। आपको अपने पैसे को हार्ड एसेट्स में बदलना होगा, चाहे वो अच्छे स्टॉक्स हों, गोल्ड हो या रियल एस्टेट। भाग 5, डिजिटल द्वंद्व -CBDC बनाम क्रिप्टो। अब कहानी के सबसे आधुनिक और रोमांचक हिस्से पर आते हैं, डिजिटल करेंसी। दुनिया अब कागज के नोटों से आगे बढ़ रही है। यहां 2 अलग अलग रास्ते हैं और दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। एक तरफ है सरकारों का रास्ता, जिसे CBDC कहते हैं, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। भारत में ई-रूपी, चीन में डिजिटल युआन। ये मूल रूप से डिजिटल कैश है जो सरकार कंट्रोल करती है। ये बहुत एफिशिएंट है, बहुत तेज है, लेकिन इसमें एक बड़ा खतरा है, प्राइवेसी का। अगर सारा पैसा डिजिटल हो गया और सरकार के पास उसका कंट्रोल है तो सरकार ये देख सकती है कि आप कहां खर्च कर रहे हैं। वे चाहें तो ये भी तय कर सकते हैं कि आप अपना पैसा कहां खर्च कर सकते हैं और कहां नहीं। इसे प्रोग्रामेबल मनी कहते हैं। ये सरकारों के लिए सपना है, लेकिन नागरिक की आजादी के लिए ये एक चिंता का विषय हो सकता है। दूसरी तरफ है डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस का रास्ता, जिसका सबसे बड़ा चेहरा है बिटकॉइन। बिटकॉइन का जन्म ही इसलिए हुआ था क्योंकि लोगों का सरकारों और बैंकों से भरोसा उठ गया था। बिटकॉइन एक ऐसा सिस्टम है जिसे कोई एक व्यक्ति या सरकार कंट्रोल नहीं करती। ये कोड पर चलता है, गणित पर चलता है। इसकी सप्लाई फिक्स है, 21 मिलियन। सरकारें इसे पसंद नहीं करती क्योंकि ये उनके कंट्रोल से बाहर है। लेकिन जैसे जैसे लोग देख रहे हैं कि सरकारें अंधाधुंध नोट छाप रही हैं, वे बिटकॉइन को डिजिटल गोल्ड की तरह देख रहे हैं। हाल ही में अमेरिका में बिटकॉइन ETF का आना ये बताता है कि अब बड़े बड़े वॉल स्ट्रीट के संस्थान भी इसे एसेट क्लास मान रहे हैं। मैं यहां आपको ये नहीं कह रहा कि आप अपना सारा घर बार बेचकर क्रिप्टो खरीद लें। ये बहुत ही वॉलेटाइल और जोखिम भरा एसेट है, लेकिन एक निवेशक के तौर पर आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भविष्य के फाइनेंशियल सिस्टम का आधार बनेगी, इसमें कोई शक नहीं है। ये टोकनाइजेशन का दौर है, जहां भविष्य में शायद रियल एस्टेट और बॉन्ड्स भी ब्लॉकचेन पर ट्रेड होंगे। भाग 6, भारत की स्थिति -UPI और डिजिटल रुपया। इस करेंसी वॉर में भारत कहां खड़ा है? भारत ने एक बहुत ही स्मार्ट गेम खेला है। हमने डॉलर को चुनौती देने के लिए कोई नई करेंसी नहीं बनाई, बल्कि हमने ट्रांजैक्शन करने का तरीका ही बदल दिया। हमारा UPI, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, आज दुनिया का सबसे बेहतरीन पेमेंट सिस्टम है। आज फ्रांस, सिंगापुर, UAE जैसे देश UPI अपना रहे हैं। इसका मतलब है कि हम डॉलर के सिस्टम, जिसे स्विफ्ट या वीजा मास्टरकार्ड कहते हैं, उसको बाईपास कर रहे हैं। हम अपनी शर्तों पर डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं। RBI भी बहुत सावधानी से गोल्ड खरीद रहा है और अपने फॉरेक्स रिजर्व को डाइवर्सिफाई कर रहा है। भारत की कोशिश है कि रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण किया जाए, यानी दूसरे देश रुपए में ट्रेड करें। ये एक लंबा रास्ता है, लेकिन शुरुआत हो चुकी है। भाग 7, निवेशक के लिए एक्शन प्लान। तो दोस्तों, इस सारे विश्लेषण का आपके लिए क्या मतलब है? आप अपनी मेहनत की कमाई को इस करेंसी वॉर से कैसे बचाएं? यहां मेरा एक्शन प्लान है। सबसे पहले अपने पोर्टफोलियो का 10 से 15% हिस्सा सोने में रखें। और जब मैं सोना कहता हूं तो मेरा मतलब गहनों से नहीं है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड SGB या गोल्ड ETF सबसे अच्छे तरीके हैं। ये आपको करेंसी के गिरने के रिस्क से बचाता है। इसे आप अपनी पोर्टफोलियो की सीट बेल्ट मानिए। दूसरा, ये समझें कि कैश में पड़े पैसे की वैल्यू हर साल 6-7% कम हो रही है। अपने पैसे को काम पर लगाएं। इक्विटी यानी अच्छे बिजनेस में हिस्सेदारी ही वो तरीका है जो इन्फ्लेशन को मात दे सकता है। जब कंपनियों का माल महंगा बिकेगा तो उनका मुनाफा बढ़ेगा और शेयर का दाम बढ़ेगा। तो महंगाई से लड़ने का सबसे अच्छा हथियार इक्विटी है। तीसरा, अंतरराष्ट्रीय डाइवर्सिफिकेशन के बारे में सोचें। अगर आप कर सकते हैं तो कुछ पैसा ऐसे एसेट्स में लगाएं जो रुपए की गिरावट से बचें, जैसे कि कुछ म्यूचुअल फंड्स जो US मार्केट में निवेश करते हैं। हालांकि अभी टैक्सेशन बदला है, लेकिन हेजिंग के लिए ये बुरा नहीं है। चौथा,
और थोड़ा विवादास्पद, अपनी रिस्क क्षमता के अनुसार एक बहुत छोटा हिस्सा, शायद 1 या 2% डिजिटल एसेट्स यानी बिटकॉइन या एथेरियम जैसी ब्लू चिप क्रिप्टो में एलोकेट करने पर विचार कर सकते हैं, लेकिन केवल तभी जब आप उस पैसे को जीरो होते देखने की हिम्मत रखते हों। इसे लॉटरी टिकट नहीं, बल्कि एक टेक्नोलॉजी कॉल ऑप्शन की तरह देखें। निष्कर्ष और अगले एपिसोड का टीजर। दोस्तों, पैसे का खेल बदल रहा है। जो नियम हमारे दादा परदादा के समय चलते थे कि बैंक में पैसा रख दो, सेफ रहेगा, वे नियम अब टूट रहे हैं। आज सेफ रहने का मतलब है अपने एसेट्स को डाइवर्सिफाई करना, सिर्फ एक करेंसी या एक देश पर निर्भर न रहना। डॉलर, सोना और क्रिप्टो की ये लड़ाई अगले 1 दशक तक चलेगी और इसमें बहुत उतार चढ़ाव आएंगे। लेकिन जो निवेशक हार्ड एसेट्स यानी असली संपत्ति के साथ रहेगा, वो सुरक्षित रहेगा। अब तक हमने दुनिया का नक्शा, जियोपॉलिटिक्स, टेक्नोलॉजी, चिप्स, एनर्जी और पैसा, करेंसी समझ लिया है। अब सवाल यह है कि इन तीनों बड़े बदलावों के बीच आने वाले 10 साल यानी 2026 से 2036 किसके होंगे? क्या ये अमेरिका की वापसी होगी? क्या चीन दुनिया पर राज करेगा? या फिर, जैसा कि बहुत से लोग कह रहे हैं, ये भारत की सदी होगी? युगांतर के अगले और चौथे एपिसोड में हम बात करेंगे द इंडियन सेंचुरी, मिथक या हकीकत। हम डेटा के साथ देखेंगे कि क्या भारत वाकई अगला सुपर पावर बनने जा रहा है या ये सिर्फ मार्केटिंग है। हम भारत के डेमोग्राफिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर बूम और मैन्युफैक्चरिंग रेनेसां का वो सच देखेंगे जो शायद आपको न्यूज़ हेडलाइंस में नहीं मिलता। और मैं आपको बताऊंगा वो मेगा ट्रेंड्स जो भारतीय शेयर बाजार में अगली बड़ी वेल्थ क्रिएट करेंगे। वो एपिसोड इस पूरी सीरीज का क्लाइमैक्स होगा। अगर आपको आज का ये पैसे और करेंसी का गहरा विश्लेषण पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें। ये विषय थोड़ा जटिल था, लेकिन मैंने कोशिश की कि इसे आसान भाषा में समझा सकूं। अगर आपको समझ आया तो कमेंट में गोल्ड या डिजिटल लिखकर मुझे बताएं कि आप किस पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करें ताकि वे भी अपनी वेल्थ को बचा सकें। और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। अंत में वही गंभीर डिस्क्लेमर। दोस्तों, करेंसी और क्रिप्टो के बारे में मैंने जो भी बातें की हैं, वे विशुद्ध रूप से शैक्षिक और विश्लेषणात्मक हैं। ये कोई निवेश सलाह नहीं है। क्रिप्टो करेंसी भारत में अनरेगुलेटेड हो सकती है और उसमें बहुत ज़्यादा जोखिम है। सोना और शेयर बाजार भी जोखिम के अधीन है। कोई भी कदम उठाने से पहले अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर से सलाह लें। अपनी पूंजी की सुरक्षा आपकी पहली जिम्मेदारी है। सतर्क रहें, समझदार बनें। जय हिंद।